गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उसी टॉपिक को फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी को हम क्या करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो करेंगे अंडाशय की। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरी। क्लियर? तो अंडाशय में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अंडाशय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, प्लस उसमें अंड जनन कैसे होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। ये दोनों बातें हम एक साथ स्टडी करेंगे। डायग्राम बड़ा है, ठीक है ना, और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय हैं, वो दोनों जो कशेरुक दंड होते हैं उसके एक दूसरे के पार्श्व दिशाओं में होते हैं। ठीक है ना। और जब हम इसकी टीएस सेक्शन कटिंग करते हैं तो एक्चुअली इसके इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। इस तरह का अपने को माइक्रोस्कोप में अपने को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यूट्रस की वॉल होती है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है, उसके साथ में क्या होती है, पूरी अंडाशय वो जुड़ा हुआ होता है। तो जिन संरचनाओं से जुड़ा हुआ होता है वो धागे जैसी संरचनाएं होती है, मांसपेशियों के तंतु होते हैं जिनसे ये जुड़ी होती है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं हम मीजोवेरियन तंतु होते हैं। ठीक है, और इसी होल के थ्रू इस पूरे अंडाशय में रक्त केशिकाएं, तंत्रिकाएं आदि प्रवेश करती हैं। जब भी हम इसका टीएस काटते हैं तो इसमें क्या होता है, अपने को दो एरियाज दिखाई देते हैं। एक तो इसका बाहर वाला एरिया, ये वाला, इसको हम दो एरिया में डिवाइड कर देते हैं, ये वाला। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा डेंस होता है, सघन होता है। इस एरिया को हम बोलते हैं वल्कुट, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और बीच वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम मध्यांश, मेडुला बोलते हैं। तो ये जो नाम है अभी मैं वापस इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इसमें लैबलिंग आएंगे। तो ध्यान रखना, इसका सेंटर वाला पार्ट होता है वो कम सघन होता है, कम डेंस होता है, उसको तो बोलेंगे हम मेडुला। और जो बाहर वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये काफी ज्यादा सघन होता है। क्लियर हुआ? अब हम देखिए इसकी भित्ति की बात करते हैं, वॉल की बात करते हैं कि ओवरी की जो वॉल होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो इसके सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ वो होती है यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम। ठीक है ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की होती है। उसी के बाद इसके अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है ना, सबसे अंदर की तरफ इनर साइड में वो होती है जनन उपकला कोशिका, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं। और ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल को क्या करते हैं, हम पूरी के अंदर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए पतली सी लंबी सी होती है ये, इस तरह से। अब पूरी ओवरी की वॉल को कवर करते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक्चुअल में होती है कहाँ पर, कॉर्टेक्स रीजन में होती है, वल्कुट क्षेत्र में होती हैं। ठीक है ना, और इन सभी में क्या करते हैं, न्यूक्लियस को शो कर देते हैं। सभी में न्यूक्लियस होते हैं। अगर मान ली मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, सभी के अंदर न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, अंदर वाले एरिया को इरेज कर देता हूँ। इनको ध्यान रखना, बाहर वाला कॉर्टेक्स हो गया, अंदर वाला मेडुला हो गया। क्लियर? अब देखिए आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान से सुनेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट, जब कोई मादा गर्भावस्था में है और वो प्रेग्नेंट है और उसमें जो फिटस है, भ्रूण है, वो मादा है, फीमेल है, तो गर्भावस्था में जब उस मादा भ्रूण की आयु लगभग 6 मंथ स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि जो जनन उपकला
कोशिकाएं होती हैं जिनको अपने बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये तुरंत सक्रिय होकर विभाजित करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना, और विभाजन करती हैं और अंडाणु को बनाने वाली कोशिकाएं बना देती हैं। तो मादाओं में अंडाणु को बनाने वाली कोशिकाएं 6 मंथ में और 7 मंथ में 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आगे वाले फ्यूचर में कभी भी आफ्टर बर्थ इनमें कभी भी जनन उपला कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। जबकि अगर हम देखें वृषण में, तो वृषण में क्या होता है कि जैसे किसी भी मेल की एज 12 या 14 वर्ष की होती है, उसमें जनन उपला कोशिका विभाजित होती रहती हैं और वो शुक्राणु बनाते रहते हैं और वो जीवन पर्यंत मतलब पूरी होल लाइफ क्या करते हैं, शुक्राणुओं को बनाते हैं। लेकिन हो सकता है होता है ये कि बाद में एज बढ़ने से क्या होता है कि शुक्राणुओं की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन बनेंगे वो रेगुलर बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से इसमें बनेंगे, तो देखिए अगर आप देखेंगे जनन उपला कोशिकाओं में सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि यही क्या होती हैं, युग्मक की मात्र कोशिकाएं होती हैं, इसी से युग्मक बनते हैं विभाजन के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जनन उपला कोशिकाओं की जितनी भी कोशिकाएं इसमें होती हैं, उन सभी कोशिकाओं में यहाँ पे इनमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पे जो कोशिकाएं बनती हैं, वो कोशिकाएं जो बनेंगी सबसे पहले उनको हम बोलते हैं, इस तरह से जो कोशिकाएं बनेंगी गर्भावस्था में बनेंगी, ठीक है ना। ये सारी क्या बनेंगी, गर्भावस्था में बन जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना गर्भावस्था के बाद में ये कोशिकाएं नहीं बनती हैं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स भी बोलते हैं, पुटक कोशिका भी बोलते हैं और इनका नाम एक और भी दे रखा है यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल भी बोलते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है ना, या इनको हम पुटक कोशिका भी कह सकते हैं। आप हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुटक कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं ना, यही ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं, फ्यूचर के लिए अंडाणु की मात्र कोशिकाएं होती हैं। मादाओं में ये अंडे को बनाने वाली कोशिकाएं गर्भावस्था में बन चुकी होती हैं, बाद में नहीं बनती हैं। इसलिए क्या होता है कि मादाओं में 45 या 50 वर्ष के बाद में उनमें क्या होता है, मेनोपॉज होता है, मतलब उनमें रक्त या जो ऋतुस्राव अवस्था होती है, आर्तव चक्र जो होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं, वो बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो फीमेल फिटस थी, मादा भ्रूण था, भ्रूण थी, तो ये बाहर आ गई प्रसव के द्वारा और इस मादा भ्रूण की आयु 12 वर्ष तक हो चुकी है मान लीजिए। तो 12 वर्ष के बाद में क्या होता है कि उसमें आर्तव चक्र बनना स्टार्ट होता है और आर्तव चक्र का मतलब होता है कि मादाओं में अंडा है वो एक साइकिल में बनता है, एक चक्र में बनता है, उसी में बनेगा, उसी में उसका निषेचन भी होगा, या निषेचन नहीं हुआ तो वो उसी अवस्था में बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे चक्र को कहते हैं हम आर्तव चक्र, जिसकी अवधि होती है कितनी, 28 दिन की होती है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि उस मादा में अंडाणु बनना स्टार्ट हुए हैं, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अंडाणु कैसे बनेगा, यहाँ पे वो देखना है। तो देखिए अंडाणु को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो है ओवेरियन फॉलिकल या पुटक कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इनमें से एक कोशिका आकार में क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। एक ओवेरियन फॉलिकल में से एक बड़ी हो जाती है और कुछ फॉलिकल क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से कवर कर देती है, इस तरह से एक सिंगल लेयर में क्या कर देती है, कवर कर लिया, ठीक है ना। कवर करने वाली भी फॉलिकल है और बड़ी होने वाली भी क्या है, फॉलिकल है। तो जब सबसे पहली अवस्था बनती है उसको बोलते हैं हम प्राथमिक फॉलिकल या प्राथमिक पुटक। तो पुटक से बेटर तो नाम रहेगा प्राइमरी फॉलिकल रहेगा, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक पुटक, या इसको हम बोलते हैं फॉलिकल। अब इस फॉलिकल में क्या होगा कि जो अंदर जो कोशिका बड़ी हुई है इसको बोल रहे हैं हम उगोनिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, उगोनिया। और जो कवर किया हुआ है ना, जिन्होंने पुटक ने कवर किया है, वो एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, झिल्ली बनाते हैं और उस झिल्ली का नाम होता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा,
ठीक है ना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होगा, ठीक है ना, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होगा ये क्या करेगा, आकार में बड़ा होगा साथ साथ में, और इसमें विभाजन होना प्रारंभ होता है। तो देखिए ये तो पुटक कोशिका है, ये तो पुटक कोशिका है। तो जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थी ना, इसने क्या किया कि विभाजन किया। अब विभाजन करने से अंदर की तरफ एक नई कोशिका बना दी, देखिए एक नई झिल्ली बना दी अंदर तरफ, ठीक है ना, ये अंदर तरफ नई झिल्ली बना दी इसने यहाँ पे, और पुरानी वाली झिल्ली थी यहाँ पे, ये पुरानी वाली झिल्ली है। तो दो झिल्लियां होगी ना, इसको आवृत कर रही है, ठीक है ना। तो बाहर वाली को तो मैं शॉर्ट लिख देता हूं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है ना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और जो नई झिल्ली बनी अंदर की तरफ एक और बनी है, इसको बोलेंगे हम कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि हम प्राथमिक पुटक में आगे चल के दो आवरण बन जाते हैं, बाहर वाला मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, अंदर वाला कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। कोरोना रेडिएटा को हम बोलेंगे CR, और इसको बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को MG। अब इस अवस्था को कहते हैं जिसमें उगोनिया है वो दो आवरण से ढकी हुई है, इसको बोलेंगे हम क्या, द्वितीयक पुटक। अवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, आवरण बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि सब इस उगोनिया में वापस से 3 आवरण बनते, देखिए ये तो हो गया सेंटर वाली उगोनिया। अब इसमें क्या होते हैं, 3 आवरण बनते हैं। सबसे अंदर वाला तो होगा जो नया आवरण बनेगा विभाजन से, कवरिंग बनेगी, वो होगी यहाँ पे सबसे अंदर की तरफ जो होती है, उसको बोलते हैं हम जोना पेल्यूसिडा, ठीक है ना। और इसके बाहर की तरफ जो पुरानी वाली है वो है कोरोना रेडिएटा, ये है कोरोना रेडिएटा, ये हो गया CR कोरोना रेडिएटा। और जो जोना पेल्यूसिडा इसको बोलते हैं ZP, क्लियर। और सबसे बाहर की तरफ थी वो पुरानी वाली मेम्ब्रेन थी, कवरिंग थी, वो थी कौन सी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितने कवरिंग हो चुकी है, यहाँ पे कवरिंग हो चुकी है टोटल 3, और जिसमें सबसे बाहर वाली जो होगी वो होगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल उगोनिया है वो 3 कवर से कवर्ड हो चुका है। अब इसको बोलेंगे हम टर्सरी फॉलिकल या तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ठीक है ना। तो तृतीयक जो पुटक बनेगा, अब आप देख रहे हो टोटल रेगुलर इसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही तृतीयक पुटक बन जाएगा, बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इस अंडाशय में द्रव भरा हुआ होता है, वो द्रव इस झिल्ली के बीच में प्रवेश करना प्रारंभ करता है। तो एट लास्ट इसकी संरचना जो बनेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना बनती है, वो देखिए आप, देखिए यहाँ पे इस तरह की संरचना बन जाती है, ठीक है ना। तो ये तो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ओके। मेम्ब्रेना, आप लैबलिंग के साथ साथ करते जाइए, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और ये था उगोनिया जिसका साइज और बड़ा हो चुका है, ये है उगोनिया, जिसको अब उगोनिया ना बोलकर इसको बोलते हैं हम प्राथमिक ऊसिस्ट, प्राइमरी ऊसिस्ट। एक्चुअली ये जो उगोनिया था ना, उगोनिया, इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी ऊसिस्ट बोला है, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी ऊसिस्ट के जो होगा उसके अंदर की तरफ जो कवरिंग होती है, सबसे इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ जो होती है वो होती है कौन सी, कोरोना रेडिएटा, CR,
और आप देख रहे हो कि मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा और जोना पेरिसिडा कोरोना रेडिटा, इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है, दैट इज एंट्रम कैविटी, एंट्रम गुहा बन जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें लिक्विड भरना स्टार्ट हुआ है ओवरी का, जैसे इनके बीच में गैप बन गया, बाहर वाली और मिडल वाली, उनके बीच में गैप बन चुका है, और उस गैप बनने से कैविटी बनती है और उसका नाम होता है एंट्रम कैविटी। ठीक है, अब आपने देखा कि जो प्राइमरी ओसिस्ट है ये उस गुहा में लटकी हुई अवस्था में होता है, तो जिसके थ्रू ये हैंग होता है, जुड़ा हुआ होता है, उस अवस्था को हम कहते हैं, उस संरचना को हम कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। ठीक है ना, जैसे एक फैन है हुक से अटैच होता है, वैसे ही ये पूरा का पूरा प्राइमरी जो ओसिस्ट है वो इस कैविटी में हैंग किए हुए होता है। किसके थ्रू हैंग होता है यहाँ पे, वो है डिस्कस प्रोलीजेरस। क्लियर हुआ? उसके बाद में आप देखिए कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होती है, जिसमें प्राइमरी ओसिस्ट भी है, जिसमें 3 लेयर्स भी हैं, प्लस एंट्रम कैविटी भी है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ग्राफियन या ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या करेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल के बाद में इसमें होता है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी जो ओसिस्ट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे इस प्राइमरी ओसिस्ट में मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट का मतलब अर्धसूत्री फर्स्ट, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्राइमरी ओसिस्ट है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो जाएगा। ये मैं शॉर्टली बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, ये तो हो गया मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। देन ये हो गई प्राइमरी ओसिस्ट, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, कोरोना रेडिटा एंड जोना पेरिसिडा। क्लियर हो गया? और इसमें जो ये स्ट्रक्चर जो बनेगी, संरचना जो बनेगी, अभी हम इसको बोल रहे थे प्राइमरी ओसिस्ट, लेकिन अब इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ओसिस्ट, द्वितीयक ओसिस्ट। ठीक है ना, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। इसी को बोलते हैं हम अंडाणु, या इसी को बोलते हैं हम ओवा बोलते हैं। ठीक है ना, और ये हो जाता है 14th डेज हो जाता है। कौन सा डेज हो जाता है? 14वां दिन हो जाता है। और इस दिन क्या होता है कि LH हार्मोन की अधिकता हो जाती है, जिससे ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर होगा, फटेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, इसमें मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो होगी वो तो अंदर रह जाएगी। ठीक है ना, और ओवरी से, अंडाशय से ओवा है, मींस सेकेंडरी ओसिस्ट, जिसमें कवरिंग होगी 2। आउटर जो कवरिंग होती है वो होती है CR की, कोरोना रेडिटा। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है जोना पेरिसिडा, और ये होती है सेकेंडरी ओसिस्ट, और ये होता है N, और इसी को बोलते हैं हम अंडाणु, मतलब ओवा बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है ना, ये होता है सेकेंडरी ओसिस्ट होता है, ओवा नहीं होता है। तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट होता है ना अंदर की तरफ, जो बनता है किससे, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये बदलता है किसमें, ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम को हम बोलते हैं क्या, पीक पिन, येलो बॉडी बोलते हैं।
और पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अंडाशय में एक अंतःस्रावी अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है जो हार्मोन का निर्माण करती है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो लगभग 9 मंथ तक क्या करता है, भ्रूण को गर्भाशय में चिपकाए रखता है, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रसव का टाइम पास आता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हमने कह सकते हैं 6 मंथ में क्या होती है, धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो पीत पिंड बना है, एक्चुअली में पीत पिंड जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का ही एक पार्ट होता है, उसी का एक पार्ट है जिसमें ये दे रखा है पीत पिंड के रूप में, ठीक है ना। अब सपोज दैट ये अंडाणु निकल गया, अगर इसको अंडाणु को शुक्राणु मिल गया मतलब निषेचन हो गया, तो पीत पिंड मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम उस मादा के अंडाशय में लगभग 6 से लेके 8th मंथ तक उसमें रहेगा और उस मादा के शरीर में क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा को बनाए रखेगा जिसमें गर्भावस्था बनी रहेगी। अब सपोज दैट कि मान लो उसमें निषेचन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 14वें दिन से आर्तव चक्र के 14वें दिन से वेट करना स्टार्ट करेगा और कब तक, 25वें दिन तक। 25 दिन जैसे पूरे हो गए और मान लो निषेचन नहीं हुआ, तो 26वें दिन से क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा इसमें कॉर्पस एल्बिकेंस में, और कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस में इसमें बदलने में लगभग 26, 27, 28 3 दिन का टाइम लगता है। और जैसे ये 3 दिन पूरे हुए, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और उस मादा के शरीर में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा 28वें दिन बहुत कम हो जाती है, और कम होती क्या होता है, आर्तव चक्र मीन्स रक्त स्रावन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और रक्त स्रावन अवस्था जो चलती 3 से लेके 5 दिन तक, जिसमें क्या होगा, यही कॉर्पस एल्बिकेंस अनिषेचित अंडाणु गर्भाशय का आंतरिक स्तर ये सब कुछ टूट के बाहर निकल जाता है। तो ये डायग्राम है, देखने में तो आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें इसकी आंतरिक संरचना प्लस साथ साथ में इसका जो अंडाणु कैसे बनता है कैसे निकलता है, ये सारा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। ओके, क्लियर, थैंक यू।